नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1320 मेगावाट के बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया। दोनों देशों ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच विश्वास की साझेदारी व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के 3 स्तंभों पर आधारित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बैंकों को केंद्रीय कल्याण कार्यक्रमों को समय सीमा के भीतर लागू करने का निर्देश दिया। देश में डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ से अधिक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति के सिलसिले में आज देश भर में छापेमारी की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने लिज ट्रस को ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका के साथ सुपर 4 मुकाबले में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में आज भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा करने और संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। बैठक में संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, विकास साझेदारी, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। परियोजना का निर्माण भारत रियायती वित्त पोषण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट जोड़ेगा। दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौते हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का समझौता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशियारा नदी जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौता होने की घोषणा की। इससे भारत के दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि 54 नदियां भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती हैं और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन नदियों की लोक कथाएं और लोकगीत साझा सांस्कृतिक विरासत के साक्षी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग देने पर भी जोर दिया। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत बांग्लादेश संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश विकास के क्षेत्र और व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। श्री मोदी ने कहा कि पूरे एशिया में बांग्लादेश के लिए भारत सबसे बड़ा निर्यात का स्थान है। इस प्रगति को और तेज करने के लिए भारत जल्द ही द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार साझेदारी समझौते पर चर्चा शुरू करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ने युवा पीढ़ी के हित में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन और सुंदरवन जैसी धरोहरों के संरक्षण के लिए सहयोग जारी रखेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है।
हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का मित्र बताते हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया। हम हमेशा आभारी हूँ भारत के और से हमारा देश जब स्वाधीनता अर्जित किया, जब लिबरेशन वार हुआ तो यहाँ के लोगों ने ऐसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की। बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ। सुश्री हसीना ने उम्मीद जताई कि आज के विचार विमर्श से आर्थिक विकास और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और उप क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ। उन्होंने प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुए समझौते के बारे में विस्तार से बताया। Both leaders underscored the importance of continuing our close security cooperation in the fields of counterterrorism, border management, and addressing cross-border crimes. They agreed to further enhance our development partnership, including upgradation of railway infrastructure projects in Bangladesh. Both leaders agreed to build resilient supply chains between both countries and across the region. Both leaders have directed the concerned ministries to commence negotiations on a bilateral comprehensive economic partnership agreement, SEPA, this year in 2022. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महामारी और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग है कि भारत और बांग्लादेश वैश्विक संकट से निपटने के लिए आर्थिक रूप से और मजबूती से जुड़े रहें। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ एक बैठक में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और परिपक्व तथा विकसित होंगे। सुश्री मुर्मू ने कहा कि हमारे संबंध हमेशा सहयोग और आपसी विश्वास की भावना से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर हुए हैं। इससे पहले सुश्री हसीना का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। वे कल 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बांग्लादेश और भारत के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। 2015 में भूमि सीमा समझौते के ऐतिहासिक प्रोटोकॉल के तहत दोनों पक्षों के बीच भूमि सीमा को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। वहीं पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब से बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिन की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की। वरिष्ठ अधिकारियों ने क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत घोषित उपायों की प्रगति और सहयोग की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विश्वास की साझेदारी व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के 3 स्तंभों पर आधारित है और ये मजबूती से आगे बढ़ रही है। श्री गोयल ने आज सैन फ्रांसिस्को में ये बात कही। उन्होंने प्रख्यात व्यावसायिक पेशेवरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, वरिष्ठ उद्योगपतियों, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और उद्यम पूंजीपतियों के साथ बातचीत की।
श्री गोयल भारत अमरीका सामरिक भागीदारी मंच सम्मेलन और हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 10 सितंबर तक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की यात्रा पर हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में ग्लोबल इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एसोसिएशन और फाउंडेशन फॉर इंडिया तथा इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के नेतृत्व के साथ भी बातचीत की। श्री गोयल ने प्रौद्योगिकी समुदाय से भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने और भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारत में निवेश करने और उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्थिति में सीमित प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड के खिलाफ प्राथमिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ विज्ञान, अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग किया है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 213 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल लगभग 20 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, एफपीओ या दूध उत्पादन कंपनियों और एआई टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हर एक विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1320 मेगावाट के बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया। दोनों देशों ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका के बीच विश्वास की साझेदारी व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के 3 स्तंभों पर आधारित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बैंकों को केंद्रीय कल्याण कार्यक्रमों को समय सीमा के भीतर लागू करने का निर्देश दिया। देश में डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ से अधिक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति के सिलसिले में आज देश भर में छापेमारी की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने लिज ट्रस को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया और एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका के साथ सुपर 4 मुकाबले में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में इस समिति में देश भर से 47 सदस्य होंगे। इसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, सहकारी सचिव और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार शामिल होंगे। नई नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाई जा रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय सहकारी नीति शीघ्र तैयार की जाएगी। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण संस्था का समग्र दृष्टिकोण शामिल होगा।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने बैंकों को अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में केंद्र सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। श्री अरुण हालदार ने आज हैदराबाद में बैंकरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री हालदार ने कहा कि कुछ बैंक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी हैदराबाद सेक्टर का सारे सीजीएम, जितने बैंक का सीजीएम था, सबको मैंने बुलाया है और बैंक अधिकारी को ये चीज मैंने समझाया। देखिए, सोशली इकोनॉमिकली अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को अगर अपलिफ्टमेंट करने चाहता है, सरकार चाहता है, लेकिन किसी कारण से ये ग्रासरूट तक नहीं हो रहा है। इसमें आप लोगों का, विशेष रूप से बैंक का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। सरकार योजना बनाता है, बैंक बहुत लोगों को कंप्लेन आता है, बैंक हमको लोन नहीं दे रहा है, तो आप ये जो परिसंख्यान ठीक से करना चाहिए। तो उनके स्ट्रेटेजी हम लोग देखा है, बहुत सारे बैंक अच्छा भी किया है, बहुत सारे बैंक नहीं भी किया है। तो हम लोग ये मॉनिटरिंग करके उनको सुझाव दिया है, आप इमीडिएट जितना आपका टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट दिया है उनको, ये टारगेट आप लोग फुलफिल कीजिए। और विशेष रूप से मैंने उन लोगों को ये चीज समझाया कि आप लोग जो बड़े बड़े लोग हैं इधर में, तो आप लोग शुरुआत कीजिए, आप खुद कुछ करके दिखाइए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कहा कि देश और राज्य में तेजी से विकास के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। हिमाचल में 1948 से अब तक किए गए विकास कार्यों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में राज्य में काफी बदलाव आया है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नागरिक सेवाओं के लिए नागरिक सेवा केंद्र नालसा का उद्घाटन किया। ये समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। न्यायमूर्ति ललित ने इस पहल के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और विधिक न्याय प्राधिकरणों के पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये 2047 के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के अनुरूप है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये नालसा के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि ये देश में विधिक सहायता प्रदान करने में नागरिकों के लिए समर्पित केंद्र के रूप में काम करेगा। देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में पिछले महीने उल्लेखनीय सफलता दर्ज की गई। डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए, जिससे ये उपलब्धि हासिल हुई। देश में वित्तीय जागरूकता लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी फैलने से पहले मार्च 2020 में डीमैट खातों की संख्या केवल 4 करोड़ 9 लाख थी। देश में डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया में सहूलियत, ब्रोकरेज शुल्क में कमी, मोबाइल और डेटा की उपलब्धता बढ़ने से ये सफलता अर्जित की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति के सिलसिले में आज छापेमारी की। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और अन्य शहरों में भी छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने ये कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों के नाम एफआईआर में शामिल हैं। इसमें नई आबकारी नीति में प्रक्रियागत खामी और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आबकारी नीति लागू करने में कथित गड़बड़ी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करती रही है। देश में पिछले 5 महीनों में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 58% बढ़ गया है। कैप्टिव खदानों से कोयले या खनिज का उत्पादन संबंधित खदान की मालिक कंपनी विशेष उद्देश्यों के लिए करती है। कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान 4 करोड़ 39 लाख 30 हजार टन कोयले का उत्पादन हुआ। इस समय देश में कैप्टिव और वाणिज्यिक दोनों तरह की 37 खदानों से कोयले का उत्पादन हो रहा है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोड के माध्यम से अपनी 150 जोड़ी यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित नहीं की हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही हाल में कोई बोली आमंत्रित की गई है। मंत्रालय ने इस संबंध में मीडिया खबरों को फर्जी और भ्रामक बताया है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के माध्यम से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज सुनिए आकाशवाणी समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए आकाशवाणी समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आकाशवाणी समाचार पर श्रोताओं का बना हुआ भरोसा और भी मजबूत हो गया है। इसका श्रेय आकाशवाणी समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मजबूत उपस्थिति को जाता है। आकाशवाणी पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ ट्विटर, यूट्यूब, ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचारों की नवीनतम जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे ये भरोसेमंद समाचार प्राप्त करने का सर्वव्यापी माध्यम बन गया है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल ने उन लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए मंच दिया है जो इसे कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान प्राप्त करना चाहते थे। पिछले 2.5 साल से भारत कोविड महामारी से जूझ रहा है, लेकिन देश ने इस महामारी को एक चुनौती न लेकर के अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया। लोगों में दहशत नहीं हो पाई। टीकाकरण का सफलतम कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया। तो एक तरफ जो सामाजिक जन जागरण किया गया, लोगों में जानकारी फैलाई गई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा रोल किया। लेकिन मैं यहाँ खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा सोशल मीडिया का किस प्रशंसनीय तरीके से इस्तेमाल किया गया, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है और सोशल मीडिया के जो दूसरे माध्यम थे, उनका अत्यधिक सराहनीय ढंग से इस्तेमाल किया गया। और उसी का कारण है कि आज हम उस स्थिति में हैं जहां पर ज्यादा केस भी नहीं है, टीकाकरण बहुत सफलतम तरीके से हुआ और लोगों ने कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन संयम पूर्वक किया। हाल ही में ट्विटर पर 3 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार कर आकाशवाणी समाचार नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। So many people across the country depend on All India Radio for getting their daily dose of news, daily dose of updates, daily dose of insights in all sectors of economy, all the new happenings, not only in India but abroad. So this fact that All India Radio has reached this milestone of 3 million is no surprise. I am hopeful and I am confident that All India Radio will continue to provide news and updates to all people across the world through its radio network as also its social media channels. आकाशवाणी ने नवंबर 2021 में एक नया कार्यक्रम AIR नेक्स्ट शुरू किया था। इस कार्यक्रम में युवाओं को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अपनी आवाज आकाशवाणी पर प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को आजादी के बाद देश की उपलब्धियों के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। आकाशवाणी के फॉलोअर्स ने कहा कि इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। नमस्ते, मैं परीक्षा गिरिया, नॉर्थ लखीमपुर, असम से। आप सभी श्रोता मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आकाशवाणी की खबरें हमेशा सत्य, सटीक और निष्पक्ष होती है। इसी का नतीजा है कि आज भी लाखों लोग ऑल इंडिया रेडियो को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस मेरे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक साबित हुए हैं। इन्हें फॉलो करने से मुझे जग की सारी खबरें मिनटों में मिल जाती हैं। मैं आकाशवाणी की पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ जो इतने मनोरंजक तरीके से हमारे सोशल मीडिया को और भी जानकारीपूर्ण बना दिया। 3 वर्ष की छोटी अवधि में न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.5 लाख तक पहुंचना सभी प्लेटफॉर्म पर आकाशवाणी समाचार की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है।
एक और उपलब्धि के अंतर्गत फेसबुक पर आकाशवाणी समाचार के सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.4 मिलियन को पार कर गई है। फेसबुक पर आकाशवाणी समाचार के सब्सक्राइबर्स 43 से अधिक विभिन्न देशों में हैं। ये इसे भारत की आवाज बनाता है और दुनिया भर में भारत और भारतीय लोगों के बीच एक कड़ी भी बनाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आकाशवाणी अपने 44 ट्विटर हैंडल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार प्रसारित कर रहा है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप आकाशवाणी के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी साबित हुआ है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भारत और विश्व स्तर पर 190 से अधिक देशों में आकाशवाणी के 270 माध्यम उपलब्ध हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पौश क्रीरी इलाके में आज शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी गुट के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकवादी पिछले साल 9 अप्रैल को प्रादेशिक सेना के एक जवान की हत्या और 29 मई 2021 को 2 नागरिकों की हत्या में शामिल थे। इस बीच श्रीनगर के खानमुह इलाके में संयुक्त अभियान के दौरान करीब 30 से अधिक 35 किलोग्राम आईईडी विस्फोटक बरामद किया गया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 49 अंक गिरकर 59,197 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 10 अंक घटकर 17,656 पर आ गया। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के औपचारिक रूप से पद से त्यागपत्र देने के बाद लिज ट्रस को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लिज ट्रस ने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के 1,70,000 से अधिक सदस्यों द्वारा नेता चुने जाने के एक दिन बाद पदभार ग्रहण किया। सोमवार को लिज ट्रस ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने का वादा किया। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में दुबई में भारत का सामना श्रीलंका से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 65 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में निक किर्गियोस का सामना केरेन खाचानोव से होगा। अन्य क्वार्टर फाइनल में मार्टियो बेरेटिनी और कैस्पर रूड आमने सामने होंगे। महिला सिंगल्स में ओन्स जाबर का सामना अजला टोम्लजानोविक से होगा। अन्य मैच में कोको गॉफ और कैरोलिन गार्सिया आमने सामने होंगी। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला मुकाबला एनसीसी और चंडीगढ़ के बीच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। ये मैच दिल्ली के डॉ BR आम्बेडकर स्टेडियम में खेला गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय देश भर में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कर रहा है। भारत के आयोडीन मैन के रूप में प्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित डॉ चंद्रकांत एस पांडव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारत में कुपोषण से लड़ाई में मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की। श्री पांडव ने कहा कि मोटा अनाज भारत के पारंपरिक खान पान में शामिल रहा है और अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है, क्योंकि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1,320 मेगावाट के बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया। दोनों देशों ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच विश्वास की साझेदारी व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के 3 स्तंभों पर आधारित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बैंकों को केंद्रीय कल्याण कार्यक्रमों को समय सीमा के भीतर लागू करने का निर्देश दिया। देश में डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ से अधिक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति के सिलसिले में आज देश भर में छापेमारी की।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने लिज ट्रस को ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री नियुक्त किया और एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका के साथ सुपर 4 मुकाबले में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।